वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए ये लॉ जो है बच्चे को बहुत कंफ्यूज करता है और अक्सर बच्चे रटते रह जाते हैं और वो रट के ही एग्जाम में भी दे आते हैं। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ना कि सिर्फ एक टॉपिक के लिए, एक लेक्चर के लिए, बट आगे भी जो हमारा टॉपिक आएगा जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से डिफिनीसन और यहाँ से फार्मूला आता है फोर्स का, बहुत सारा चीज़ आता है और हमारे डेली लाइफ में भी बहुत ही इसका यूज है। वो यूज तो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, लेकिन इस लॉ को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा दिक्कत होता है। और वो भी इसलिए क्योंकि बुक का लैंग्वेज जो है वो अक्सर कॉम्प्लिकेटेड रहता है और टीचर भी उसी लैंग्वेज को अक्सर अपनाना चाहते हैं। हम क्या करने वाले हैं इस लेक्चर में, पहले इस सेकेंड लॉ को डेली लाइफ में देखने वाले हैं, डेली लाइफ में हम लोग कैसे रिलेट करें, और फाइनली उस स्टेटमेंट पे आएंगे जो हम लोग को कंफ्यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि फर्स्ट लॉ हमको क्या दिया था, डिफिनीशन ऑफ फोर्स। ये बतलाया था कि फोर्स कोई ऐसा चीज़ है जो रेस्ट वाले को मोशन में ला सकता है अगर अप्लाई किया जाए तो, या अगर कोई मोशन में है, ठीक है, तो अगर फोर्स लगे उस पर, यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है और अगर उस पर फोर्स लगा तो उसमें क्या होगा, उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, यानी एक्सीलरेशन हो पाएगा। यानी सिंपल में फोर्स यही बताया था कि फोर्स इज द कॉज ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का कॉज कौन है, फोर्स। अब चलिए हम लोग बात करते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ भी सेम ही है। सेकेंड लॉ क्या बताता है, तो सेकेंड लॉ बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्या बताता है, तो सेकेंड लॉ हमको वो बताता है डिफिनीशन ऑफ फोर्स। तो सेकेंड लॉ टेल अस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड तो आप समझते हैं ना, ठीक है, नंबर, कितना नंबर, जैसे 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बतलाता है। ये सिर्फ इतना बताया था फर्स्ट लॉ कि कितना फोर्स लगाया जाए, सिर्फ ये बताया था कि फोर्स लगाया जाए और उससे एक्सीलरेशन होगा। पर ये बताता है कितना फोर्स लगाए एक खास तरह के एक्सीलरेशन के लिए, ठीक है। तो ये बतलाता है हमको, इट टेल अस हाउ मच फोर्स इज टू बी अप्लाइड, कितना फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, किस चीज़ के लिए, किसी फिक्स एक्सीलरेशन के लिए, फॉर फिक्स्ड एक्सीलरेशन के लिए, ठीक है। किसी चीज़ का स्पीड बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, तो उसके लिए कितना फोर्स देना पड़ेगा, वो हमको बतलाता है सेकेंड लॉ। चलिए इसको समझते हैं एक छोटे से डेली लाइफ एग्जाम्पल से, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास 2 बॉल है, दोनों का सेम मास है और सेम, थोड़ा बड़ा आपको दिख रहा है पर आप सपोज कीजिए दोनों का सेम मास है, ठीक है। इसका भी मास m1 है, m है, मान लीजिए 5 kg। वैसे बॉल का मास 5 kg नहीं होता है, नहीं, चलिए मान लीजिए इजी के लिए 5 kg है। ये 2 kg बॉल ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए ये है, वैसे फुटबॉल होता है 5-5 kg का। तो चलिए ये 2 बॉल है या कुछ भी है जिसका मास कुछ है, ठीक है, सपोज 2 kg, 2 kg, इजी के लिए 2 kg, 2 kg। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, ये हम लोग एक केस लेने वाले हैं, इस दोनों पे फोर्स लगाने वाले हैं और इक्वल फोर्स लगाने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होगा आप सोचिए, इस पर भी मैं फोर्स लगाया मान लीजिए 5 न्यूटन का, इस पर भी मैं फोर्स लगाया 5 न्यूटन का। अब उम्मीद है मुझे, न्यूटन आप जानते हैं यूनिट होता है फोर्स का, और 1 न्यूटन लगभग, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ, 100 ग्राम का कोई चीज़ अगर हैंड पे रख लेते हैं तो जितना वेट होगा वही 1 न्यूटन कहलाता है। अगर 5 न्यूटन मतलब उसका 5 गुना, एक फोर्स लगाए, सिंपल में समझिए, एक फोर्स लगाए इस पर। फोर्स लगाएंगे, अगर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल मास ऑफ बॉडी पे, तो आपको क्या लगेगा, क्या होगा। तो डेली लाइफ में मान लीजिए हम पैर से मार रहे हैं फुटबॉल को और 2 आदमी हैं या दोनों हम ही हैं, दोनों बराबर लगभग बराबर फोर्स से किए, तो देखेंगे कि दोनों में जो एक्सीलरेशन है वो सेम होगा, ठीक है। अगर दोनों में सेम फोर्स लगा रहे हैं, दोनों का सेम मास है, ठीक है, तो दोनों में एक्सीलरेशन जो है, इसका दोनों का जो स्पीड चेंज होने वाला है वो भी सेम होगा, क्योंकि सब कुछ सेम ही है तो होगा, ठीक है। तो ये केस 1 है हमारा। केस 1 में क्या हम लोग कह रहे हैं, इक्वल फोर्स टू इक्वल मास, इक्वल फोर्स टू बॉडी हैविंग इक्वल मास, 2 बॉडी पे इक्वल फोर्स लगा रहे हैं जिसका इक्वल मास है, ठीक है। तो इससे क्या हमको निकला, तो इससे एक रिजल्ट निकला, ठीक है, इससे कंक्लूजन निकला कि सेम एक्सीलरेशन आया। कंक्लूजन समझते हैं, रिजल्ट, ठीक है, निष्कर्षण जिसको बोलते हैं रिजल्ट। तो कंक्लूजन क्या निकला, सेम एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस। एक्सीलरेशन मुझे उम्मीद है आप फर्स्ट चैप्टर में ही अच्छे से पढ़े हुए हैं, वेलोसिटी में चेंज होता है, ठीक है। तो ये रेस्ट में था दोनों, तो ये अब कुछ स्पीड के साथ अब मूव करने लगा हुआ, तो यही हुआ एक्सेलरेशन, सेम एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। ओके, केस 2 देख लेते हैं। यहाँ से एक चीज़ समझ में आया कि अगर सेम मास है और सेम फोर्स अप्लाई किया जाए तो सेम एक्सेलरेशन होगा। आपको लग रहा है ये क्यों बता रहे हैं, ठीक है, ये इसीलिए बता रहे हैं कि आपको पता चले कि फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन, क्योंकि यही तो निकालने वाले। सेकंड लॉ देता क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा एक गिवन एक्सेलरेशन देने के लिए, फॉर फिक्स्ड एक्सेलरेशन, गिवन एक्सेलरेशन देने के लिए। अब चलिए केस 2 लेते हैं। केस 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, केस 2 में हम लोग इस दोनों का, ठीक है, ये जो फर्स्ट है और सेकंड है, उस दोनों का मास सेम रखने वाले हैं, लेकिन दोनों पे अलग अलग फोर्स लगाने वाले हैं।
मतलब डिफरेंट फोर्स ऑन इक्वल मास, डिफरेंट फोर्स ऑन टू बॉडी हैविंग इक्वल मास, डिफरेंट फोर्स लगाना है, एक बार 5 पे लगा रहे हैं तो एक पे 10 लगा रहे हैं, ठीक है। इसमें एक्सेलरेशन मान लीजिए कितना हुआ होगा, इसमें भी मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यूनिट जो होता है एक्सेलरेशन का वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसमें भी एक्सेलरेशन जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इस डायरेक्शन में। अब डिफरेंस फोर्स टू बॉडीज हैविंग सेम मास, तो देखिए ये हमारे पास एक वही मान लीजिए 2 kg वाला बॉल है, दो, ठीक है, फुटबॉल है, और इस बार दोनों का मास सेम है। फिर से ये अगर 2 kg है, ये भी 2 kg है, एम में दिखा रहा हूँ, लेकिन इस बार जो फोर्स लगा रहे हैं ना वो अलग अलग। मान लीजिए इस पर हम लगाए 5 न्यूटन का जैसे कि पहले लगाए थे, और इस पर उसका डबल कर दिए 10 न्यूटन का। क्या लग रहा है आपको क्या होगा? तो आप अपना कॉमन लाइफ से देख सकते हैं, एक को अगर हम सिंपल सा एक फोर्स लगाए, एक फुटबॉल है मेरे पास, धीरे से मारे, ठीक है, तो उसमें जो एक्सीलरेशन होगा जो पहले के जैसे हुआ था, तो इसमें जो एक्सीलरेशन हुआ वो 5 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर का हुआ एक्सीलरेशन, जैसा कि यहाँ हुआ था। लेकिन इसमें आप क्या देखेंगे, इसमें आप उससे डबल फोर्स लगाएं, जोर से मारे हैं, जोर से मारे हैं तो बॉल स्पीड भागेगा कि नहीं? ऑफकोर्स भागेगा। तो इसमें जो एक्सेलरेशन है फोर्स डबल हो गया, तो आप देखेंगे, अगर आप मेजर तो वैसे नहीं कर सकते, पर आप देखिएगा कि उसका स्पीड लगभग डबल हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है? यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। क्या आपको ये समझ में आया? अगर ज़्यादा कस के फुटबॉल को मारेंगे तो ज़्यादा क्या होगा? एक्सेलरेशन आएगा, और ज़्यादा कस के मारना ही क्या है? फोर्स है। तो इफ़ मोर फोर्स इज अप्लाइड, अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया जा रहा है किस पे? on the two body having same mass, if more force is applied on two body having, ठीक है, मैं उसी चीज को यहाँ लिख दिया है कि अगर कंक्लूजन हमारा ये निकला कि ज्यादा फोर्स लगाया जा रहा है, ग्रेटर फोर्स लगाया जा रहा है इस पे दो बॉडी का जिसका सेम मास है, दोनों का मास सेम है, तो तब क्या होगा? तो बॉडी ऑन विच लार्जर या ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड, जिस पे ज्यादा फोर्स लगाया जा रहा है, जैसे यहाँ पे 10 न्यूटन, इसका डबल है, विल शो ग्रेटर एक्सीलरेशन। वो कैसा दिखाएगा? ज्यादा एक्सीलरेशन दिखाएगा। मतलब यहाँ से क्या लग रहा है? दिमाग थोड़ा सा जोर दीजिए दिमाग पे, आपको एक चीज समझ में आएगा, ज्यादा अगर फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा एक्सीलरेशन होगा, कम फोर्स लगाएंगे तो कम एक्सीलरेशन होगा, ज्यादा फोर्स लगाएंगे ज्यादा एक्सीलरेशन होगा। मतलब एक रिलेशन आपको मिल रहा है, ठीक है। ज्यादा कम प्रेशर आता है कम चॉकलेट मिलता है, ज्यादा प्रेशर आता है ज्यादा चॉकलेट। इसी को आप डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में आप पढ़े हुए हैं क्लास 7 में। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेशन से दिखाते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? मास। फोर्स किसके? सॉरी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सीलरेशन, ठीक है। जितना कम फोर्स उतना कम एक्सीलरेशन। ये कैसा है? तो डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक रिलेशन है, ठीक है। ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक रिलेशन। प्रोपोर्शन तो आप समझते हैं, रेशियो, जो दो रेशियो इक्वल होता है उसी को प्रोपोर्शन कहा जाता है, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। A:B है, कोई C:D है, तो इसके बीच में ये जो साइन है ये रेशियो का है, और इस बीच में आप देख रहे हैं वही प्रोपोर्शन है, वही वाला जो आप जूनियर क्लास में पढ़े थे। यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सीलरेशन का। उसी तरह से जैसे नंबर ऑफ चॉकलेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मनी गिवन टू द शॉपकीपर। जितना आप पैसा देंगे उतना आपको चॉकलेट मिलेगा, उसी तरह से जितना आप फोर्स लगाएंगे उतना एक्सीलरेशन मिलेगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। यहाँ से एक चीज आपको समझ में आया, प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। अब चलिए एक थर्ड केस ले लेते हैं, और इस थर्ड केस में क्या करने वाले हैं जो अभी तक नहीं किए हैं। मतलब इस केस में हम लोग सेम फोर्स लगाने वाले हैं, लेकिन दो बॉडी दोनों का अलग अलग मास होने वाला है। अभी तक दो केस जो किए हैं इस दोनों में सेम मास लिए हुए हैं, ठीक है। एक में सेम फोर्स लगाए हैं और एक में अलग अलग। तो उससे कंक्लूजन निकला है कि सेम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा अगर दोनों का सेम मास है, दोनों का सेम फोर्स होगा। सेकंड में क्या किया? सेकंड में सेम मास रखे लेकिन फोर्स अलग अलग लगाए, तो इससे हम ये देखें कि जिस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है वो ज्यादा एक्सीलरेशन करेगा। थर्ड केस क्या ले रहे हैं? तो थर्ड केस ले रहे हैं डिफरेंट मास, ठीक है, अलग अलग मास। डिफरेंट मास हम लोग को चाहिए, डिफरेंट मास हम लोग लेंगे। मान लीजिए एक 2 kg का है तो एक 4 kg का लेंगे, एंड सेम फोर्स, ठीक है, एंड नहीं डिफरेंट मास एंड प्रोड्यूसिंग सेम एक्सीलरेशन। दोनों में सेम एक्सीलरेशन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रोड्यूसिंग सेम एक्सीलरेशन, मतलब दोनों का जो स्पीड होगा मूवमेंट का, जब रेस्ट पोजीशन को वो छोड़ेगा तो दोनों जो मूव करना शुरू होगा तो दोनों का एक्सीलरेशन, दोनों का वेलोसिटी एक ही होने वाला है उस चीज़ के लिए। तो मान लीजिए अगेन मेरे पास ये 2 kg का एक फुटबॉल है, और इस बार एक डबल है 4 kg का। ये क्या है? ये थोड़ा मास है, M1 मान ले M2, और ये M1 तो M2 बड़ा है, यानी ये मान लीजिए 4 kg का है, ये 2 kg का। अगेन अब हम लोग क्या किए, इसमें और इसमें हम लोग कितना लेना चाह रहे हैं? फिर से सेम एक्सीलरेशन, प्रोड्यूसिंग सेम एक्सीलरेशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? तो देखिए इसको हम लोगों को अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन लाना है तो इसका कम मास है, तो कम मास है, छोटा है कोई चीज़, फुटबॉल छोटा है, बॉल छोटा है, तो आपको कम ही फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं 5 न्यूटन फोर्स लगा लेते हैं हम लोग। अब देखिए
इसका मास ज़्यादा है ना, बहुत बड़ा फुटबॉल है, इसको इमेजिन किया बहुत बड़ा फुटबॉल है, तो बहुत बड़ा फुटबॉल में सेम एक्सेलरेशन लाने के लिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लाने के लिए आपको क्या लगता है 5 मीटर से काम चल जाएगा? हो सकता है 5 मीटर में हिले भी नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर यही एक्सेलरेशन लाना तो हो सकता है 10 या 15 या जो आपको फोर्स लगाना पड़े, मतलब ज़्यादा मास है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से क्या कंक्लूजन आपका निकला है? तो मोर द मास मोर द फोर्स नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग सेम एक्सेलरेशन, जितना ज़्यादा मास है उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने में। तो इसको हम लोग सेंटेंस में लिख लेते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? लार्जर द फोर्स या मोर द फोर्स, उतना ज़्यादा। ठीक है, लार्जर विल बी लार्जर द फोर्स लार्जर द मास, इसको मैं वर्ड में लिख दे रहा हूँ आपके लिए। देखिए थर्ड कंक्लूजन हमको ये निकला कि जितना ज़्यादा मास है, लार्जर द मास, फोर्स हटा लिए, लार्जर द मास, जितना ज़्यादा मास है उतना ही ज़्यादा क्या रिक्वायरमेंट होगा? फोर्स का, सेम एक्सेलरेशन के लिए। अब सेम एक्सेलरेशन क्यों करें? क्योंकि हम चाह रहे फोर्स और मास में रिलेशन निकालना। तो यहाँ से एक पता चल गया आपको, जितना ज़्यादा मास, जितना बड़ा होगा फुटबॉल उतना ज़्यादा कस के आपको मारना पड़ेगा, मतलब उतना फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब एक आपको यहाँ से रिलेशन निकल गया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। निकला कि नहीं? हाँ निकल गया। क्या निकला? कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास का। अगेन इसका क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाएं, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये आपके पास दो इक्वेशन आ गए। यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, या अपोजिट बोल सकते हैं मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आप मतलब समझते हैं, उम्मीद है मैंने रिपीट कर दिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब देखिए हमारे पास दो एक्सप्रेशन है। पहला एक्सप्रेशन यहाँ है, ठीक है, कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन का। एक यहाँ है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास का। इसको मैं एक साथ ज्वाइन कर दूं, क्योंकि दोनों फोर्स के ही बारे में बात कर रहे थे। दोनों को अगर एक साथ ज्वाइन कर दूं तो दोनों का RHS लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS तो सेम ही है, दोनों का RHS क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इस दोनों का मैं अगर कंबाइन कर लूँ, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन कर लूँ तो क्या होगा? देखिए फर्स्ट और सेकेंड को अगर कंबाइन कर लूँ तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एक्सेलरेशन। प्रोपोर्शनल का साइन तो यही रह ही जाएगा, इसको प्रोपोर्शनल का साइन कर दिए तो रह ही जाएगा। अब अगेन यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि फोर्स प्रोपोर्शनल है मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट का। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि फोर्स प्रोपोर्शनल है मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट का, पर ये नहीं पता चल रहा है कि इक्वल है। जितना फोर्स, जितना मास, जितना एक्सीलरेशन, उस दोनों का प्रोडक्ट फोर्स के बराबर है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक रेशियो को दिखा रहा है, एक प्रोपोर्शन को दिखा रहा है। तो उस रेशियो को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक कांस्टेंट लगाते हैं। इसको अब मैं एक चीज़ से इजीली समझाता हूँ। देखिए 1/2 है हमारे पास, वो 1/2 हो सकता है क्या हो? 2/4 भी हो। इसका भी मतलब तो 1/2 है। इसका भी मतलब 2/4 को कोई लिख सकता है 4/8, इसको कोई लिख सकता है। ठीक है, 81/162। तो जो आपको 1/2 दिख रहा है वो रियली में ये है। ये सब प्रोपोर्शनल है। सब प्रोपोर्शनल मतलब सब बराबर है, लेकिन सब ऐसे ऐसे में लिखे हुए हैं। जैसे इसको आप लिखे तो ये 2 × 1/2 टाइम्स है, ऐसे है ना, 2 × 1/2 टाइम्स है। ये लिखे अगर आप तो 4 × 1/2 टाइम्स है। ठीक है, ये लिखे आप तो 81 × 1/2 टाइम्स है। मतलब यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जा रहा है, चाहे वो 81 है, चाहे 4 हो या 2 हो। तो इसी को हम हटाने के लिए, इसको प्रोपोर्शनल को जब हम लोग को हटाना रहता है इक्वल के साइन से, तो हम लोग क्या करते हैं? एक कांस्टेंट लाते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ भी गए होंगे मुझे उम्मीद है। और एक प्रोपोर्शनलिटी को साइन हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, और अक्सर वो के कांस्टेंट के रूप में, वैसे कुछ भी ला सकते हैं। अगले चैप्टर में देखेंगे जी भी लाएंगे। तो फोर्स जो है वो KMA हो जाएगा। ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बड़ा बड़ा नंबर हो सकता है, छोटा छोटा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे के क्या है? तो के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये क्यों लाया जाता है? तो के लाया जाता है, क्यों या कोई कांस्टेंट लाया जाता है इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वलिटी साइन में बदलने के लिए। देखिए ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हट के दो चीज आया है, एक इक्वल का साइन, एक के यानी एक कांस्टेंट। तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता क्यों है? तो टू कन्वर्ट या टू चेंज द सिंबल फ्रॉम प्रोपोर्शनलिटी टू इक्वालिटी। प्रोपोर्शनलिटी को जब भी हम लोग को इक्वालिटी में बदलना हो तो एक कांस्टेंट लाना पड़ता है। ठीक है, सिंबल फ्रॉम प्रोपोर्शनलिटी, मैं यही लिख दे रहा हूँ नेक्स्ट पेज में और दिक्कत ना हो, प्रोपोर्शनलिटी टू इक्वालिटी। इक्वालिटी में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक कांस्टेंट का लेते हैं। और आपके लिए खुशखबरी है, यहाँ पे जो कांस्टेंट का वैल्यू रखिए वो 1 है। ठीक है, कि जो है वो 1 है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन क्या बन जाएगा? तो ओवरऑल इक्वेशन मेरा जो बन गया वो जनरल ऑब्जर्वेशन से हम लोग का जो डेली लाइफ में ये होता है, फुटबॉल को मारना, ये करना, तो इससे एक इक्वेशन आ गया F = ma। और यही है सेकेंड लॉ, और कुछ नहीं, सेकेंड लॉ यही है। इसी को हम दूसरी तरह से जो बुक लिखता है उसको उस तरह से भी देखेंगे। यहाँ से हमको एक चीज़ समझ आया उस वाले इक्वेशन से कि जो फोर्स
जो अप्लाई किया जाता है उसका मैग्नीट्यूड, तो अच्छे से लिखिए, या तो फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, नेट फोर्स ऑन ए बॉडी या एक्टिंग ऑन ए बॉडी, वो क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, तो यहाँ एम ए क्या लिखा हुआ है, ठीक है, एम मास है और ए एक्सीलरेशन है, तो इस दोनों का एम ए का क्या मतलब है, एन इंटू ए यानी प्रोडक्ट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। अब इसी फॉर्मूला से डिफिनेशन भी बना लीजिए, टू द प्रोडक्ट ऑफ मास है, मास ऑफ बॉडी, उस बॉडी का मास और एक्सीलरेशन, जो उसमें फोर्स लगेगा तो उसमें एक्सीलरेशन जो आएगा उसके, एंड इट्स एक्सीलरेशन, तो उसी एक्सीलरेशन और मास का जो प्रोडक्ट है उसी को कहते हैं फोर्स। और यही सेकेंड लॉ है, न्यूटन का सेकेंड लॉ यही बोलता है कि जो फोर्स लगता है वो प्रोपोर्शनल होता है मास के और एक्सीलरेशन का। इसको हम एक और तरीके से जो बुक लिखता है उस तरीके से भी लाएंगे, क्योंकि बच्चे को लगता रहता है अरे ये तो नहीं है, बुक में तो अलग तरीके से दिया हुआ, तो वो भी यही कहना चाह रहे हैं, वो भी हम लोग समझेंगे। ओके, यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन भी आ गया, F इक्वल टू एम ए। तो देखिए यहाँ से आपको पहला बार एक फोर्स का क्या है फॉर्मूला, अभी तक आपके पास फोर्स का फॉर्मूला नहीं था, पर ये जो है ये फोर्स का आपको फॉर्मूला दे दिया सिंपल लॉजिकल तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स है तो फोर्स का डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन क्या होगा, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, इधर मूव कर रहा है तो इधर ही फोर्स लगा होगा, तभी नहीं इधर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, चूंकि डायरेक्शन इज फोर्स इज वेक्टर, एज फोर्स इज वेक्टर, सो इट मस्ट हैव ए डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन क्या है, तो इसका डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में जिसमें एक्सेलरेशन होगा, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, तो द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, जो डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन का, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड फोर्स इज सेम, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम है दैट ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वही फोर्स का होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम लोग को पता रहता है ये कैसे निकलता है, ठीक है, वो आप लोग पढ़ेंगे, आपको दिया ही रहेगा। अब चलिए ये तो हम लोग एक तरीके से पढ़ लिए सेकेंड लॉ। अब सेकेंड लॉ को समझते हैं मोमेंटम के टर्म में। अभी मोमेंटम क्या है इसको समझाने के लिए भी मैं एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो अभी क्या पढ़ने वाले मोमेंटम। अभी मोमेंटम क्या है, बड़ा अजीब शब्द लग रहा है, ठीक है। मोमेंटम या मोर अप्रोप्रिएटली इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, क्योंकि हम लोग अभी भी मोशन किस तरह प्रकार का बात कर रहे हैं, जो लाइन पे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे, तो इसलिए लीनियर मोमेंटम ज़्यादा अच्छा कहना होगा। अब ये मोमेंटम क्या है, तो एम लग रहा है लगभग थोड़ा सा मास है, तो हाँ मास का कंसेप्ट है, और वेलोसिटी का कंसेप्ट है, मास और वेलोसिटी का कंसेप्ट को दोनों को मिला के मोमेंटम बना। अब आपको मन में लग रहा होगा कि क्या मास और वेलोसिटी दोनों के बीच में रिलेशन है, इज मास एंड वेलोसिटी रिलेटेड, ठीक है, क्या दोनों रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है। ऐसा बहुत सारा केस है जिसमें अगर मास को बढ़ा दिया जाए और वेलोसिटी नहीं हो, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है, लेकिन दोनों को एक साथ रखा जाए तो इफेक्ट कांस्टेंट रहता है। उस चीज़ को हम लोग धीरे धीरे देखते हैं, समझेंगे। तो देखिए इसके लिए मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल प्रेजेंट करता हूँ। आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, ठीक है, आप कैसे भी हो सकता है मैं ही हूँ, कोई भी हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको इधर से एक मक्खी आ रही है, ठीक है, एक मक्खी का भी फिगर मुझे बनाना नहीं आता है, सॉरी इसके लिए, ठीक है, एक मक्खी है, ये मक्खी इधर आ रहा है, ठीक है, और इधर से एक ट्रक आ रहा है, ट्रक का तो और भी नहीं आता मुझे, चलिए अब इमेजिन कर लीजिए, वैसे तो बस जैसे लग रहा है पर जैसे है ट्रक है, मेरा ट्रक, ठीक है, पता नहीं इधर ही आ रहा है लग रहा है उधर जा रहा है, पर इधर ही आ रहा है दोनों, ठीक है, एक मक्खी जा रही है और एक ट्रक जा रहा है, दोनों इस आपको ठोकने आ रहा है, ठीक है, इमेजिन कीजिए, ऐसा नहीं है, भगवान न करे ऐसा हो कभी, सिर्फ आ रहा है, दोनों एक का जो स्पीड है ये है 30 मीटर पर मिनट और इसका भी स्पीड है 30 मीटर पर मिनट। आपको पता ही है कि आपको अगर इस दोनों में से ठोकर लगी, सपना में मान लीजिए, सपना में हो रहा है ये सब, तो किससे ज़्यादा इफेक्ट होगा, मक्खी आएगी, मक्खी जो आपको कुछ कर भी नहीं पाएगी, ठीक है, आपको लगेगा भी नहीं कि मक्खी आके इस स्पीड के साथ टकरा गई, ठीक है, 30 मीटर पर मिनट की स्पीड से अगर मक्खी आके टकराती भी है तो कोई इफेक्ट आपको पड़ने नहीं वाला। यही ट्रक अगर 30 मीटर पर मिनट के हिसाब से टकरा गया आपसे तो क्या होगा आप सोच लीजिए, ठीक है, बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्या था इस ट्रक में जो सेम वेलोसिटी होने के बावजूद भी, ठीक है, इसके इफेक्ट को और इसके इफेक्ट को, आसमान और ज़मीन जो ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों के इफेक्ट में, क्या ऐसा था यहाँ पे, इस दोनों में क्या इफेक्ट था, थोड़ा सोचिए। दोनों का वेलोसिटी तो सेम है यहाँ पे, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट और ट्रक दोनों सेम है, इंसेक्ट एंड ट्रक इज सेम। तो ऐसा क्या चीज़ था जो एक इसको अलग अलग कर दिया, तो वो है इसका ज़्यादा मास, ठीक है, और इसका बहुत छोटा मास। मतलब देखिए अगर मास और वेलोसिटी, ठीक है, दोनों रिलेटेड नहीं रहता तो यहाँ पे ऐसा फिनोमेना आपको देखने नहीं मिलता,
ठीक है, यहाँ पे मास बहुत छोटा है, अब वेलोसिटी सेम होने के बावजूद तो ये आपका कुछ नहीं कर पाया। अब इमेजिन कीजिए कि ये एक दूसरा इंस्टेंस, अब दूसरा इंस्टेंस एक इमेजिन कीजिए, इस इंस्टेंस में ट्रक खड़ा हुआ है, ट्रक क्या है, रेस्ट में, मूव कर ही नहीं रहा है। तो क्या ट्रक खड़ा है तो आपको कुछ हो रहा है? नहीं। वही मक्खी जो है वो 200 मीटर पर मिनट की स्पीड से आ रही है, और इस बार आपके अगर फेस पे लग गया तो आपको जरूर दर्द तो जरूर होगा। मतलब आप सोच सकते हैं कि वेलोसिटी और मास रिलेटेड है। अगर मास सिर्फ ये ट्रक बहुत बड़ा मास है, इसका पहाड़ है, पहाड़ अपने जगह पे खड़ा है, आपका कुछ कर रहा है? नहीं कर रहा है। यही मक्खी है, मक्खी एकदम बहुत ज़्यादा स्पीड से 200 मीटर पर मिनट की स्पीड से आ रही है, अब वो 200 मीटर पर मिनट की स्पीड से आपके फेस से टकरा गई। तो आप देखते होंगे अक्सर, अगर आप बाइक पे सवारी किए होंगे तो आपके बाइक पे कभी कभी आपके फेस पे कुछ कुछ लग जाता है और आपको चोट लगता है, कस के लगता है कौन पत्थर मार दिया। वो पत्थर नहीं, वो कीड़ा रहता है जो आपसे टकरा जाता है। इसीलिए हेलमेट वगैरह भी हम लोग पहनते हैं जिससे कि आंख में नहीं लगे, चश्मा पहनते हैं गाड़ी पे चलने वक्त। तो मास और वेलोसिटी यही सब कुछ एग्जाम्पल थे हमारे डेली लाइफ में हो रहे थे। इससे एक चीज पता चला कि मास एंड वेलोसिटी दोनों बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। मास एंड वेलोसिटी आर रिलेटेड, आर वेरी मच रिलेटेड, बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है। और इस दोनों को कैसे समझे तो और समझाता हूँ मैं। मान लीजिए हमारे पास, ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा है तो दोनों को एक स्पेशल नाम क्यों दिया गया, तो इसका महत्व समझ लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा इसका अलग से नाम क्यों दिया गया। मोमेंटम जो है एक अलग नाम क्यों दिया गया, इसी दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसी को मोमेंटम कहा जाता है। चलिए समझते हैं इसको। तो आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास दो बॉल है, दो प्लास्टिक के बॉल, 2 प्लास्टिक बॉल, ठीक है, 2 प्लास्टिक बॉल है। दोनों प्लास्टिक के बॉल जो है वो एक जैसे हैं, सब कुछ कलर से लेके वेट, मास, सब कुछ एक जैसा है। 2 प्लास्टिक बॉल है आइडेंटिकल, ठीक है। क्या किया आप एक बॉल में, ये आपके पास एक बॉल है और ये आपके पास एक बॉल है, दोनों का सब कुछ सेम है। इस एक बॉल में आप थोड़ा सा छेद किए और इस छेद में पूरा बालू भर दिए, क्या भर दिए, सैंड, ठीक है। इसमें सैंड भर के और फिर ऊपर से टेप मार दिए, ठीक है। अभी सब कुछ वैसा ही आपको दिख रहा है, बस इसका मास जो है वो थोड़ा बढ़ गया होगा सैंड भरने का। इसका मास जो है वो मान लीजिए 20 ग्राम है और इसमें बालू के कारण क्या हो गया होगा, 200 ग्राम लगभग, ठीक है। बहुत ज़्यादा बालू का तो वेट होता है, अच्छा खासा वेट होता है, 200 ग्राम। तो इसमें हम होल बना के क्या किए, कुछ बालू भर दिए, इसको टेप मार दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे ये दोनों लग रहा है कि एक ही है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास 2 अलग अलग बॉल है जिनका मास अलग अलग है। अब एक आपको क्या करना है, एक सैंड का पाइल जो होता है, ढेर जो होता है, ठीक है, एक सैंड जो बालू गिरा ही रहता है, जिस बालू में से उठाए होंगे वहीं पे उस बालू पे, ये आप भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, अब इस बॉल को एक बार थोड़ा ऊंचाई से, मान लीजिए आप इतने बड़े तो होंगे ही, इस ऊंचाई से इस पर गिराइएगा। तो आप इसको गिराएंगे तो क्या देखेंगे कि थोड़ा सा धंस जाता है, ये ऐसे था और ये थोड़ा सा धंस गया, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब फिर दूसरे चांस में आपको इस वाले गेंद को, इस वाले बॉल को इस पे गिराना है, ठीक है। इस बार गिराइएगा तो ये थोड़ा सा ज़्यादा धंसेगा, पहले कम धंसा था अब ज़्यादा धंसा, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा मास क्या कर पा रहा है, ज़्यादा डेप्थ तक, ज़्यादा गहराई तक घुस रहा है, इसमें पेनिट्रेट कर पा रहा है। इसके लिए हमारे पास एक इंग्लिश में वर्ड है, क्या, पेनिट्रेट, ठीक है, मतलब अंदर जाना। जैसे गोली चली जाती है किसी के अंदर तो वो पेनिट्रेट हो रहा है गोली, ठीक है। तो यहाँ पे इससे क्या मतलब है कि मोर मास, ज़्यादा मास अगर है तो वो क्या कर सकता है, कैन मोर पेनिट्रेट इनटू सैंड, ठीक है, सैंड में कुछ डेप्थ तक, कुछ गहराई तक, ओके। अब फिर से हम एक बार क्या करेंगे, फिर से बालू का एक बार फिर से ढेर लगाएंगे और हैवी जो बॉल है, ये वाला बॉल हैवी है, ठीक है, ज़्यादा वजन है इसमें, ज़्यादा मास है, इसको थोड़ा ऊपर के हाइट से करेंगे। तो अब क्या होगा, अब और ज़्यादा डीप अंदर जाएगा और इसके डीप में अंदर में जाएगा। अब अगर आप समझिए, अगर आपको अब इस वाले से, इससे इतना मान लीजिए ऊपर से गिराए और उससे ये वाला गड्ढा बना, इतना गड्ढा बन गया। अब आप इस बॉल से भी इतना गड्ढा बनाना चाह रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? आप बोलेंगे शायद हाँ पॉसिबल है, अगर हम बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाए, ठीक है, और तब उसको गिराए, ठीक है, या कस के मारे एकदम, इस छोटे वाले बॉल से भी एकदम कस के मारे तो हो सकता है इसको धंसा दे इतना। और कस से मारने का आपको क्या मतलब है, वेलोसिटी इसका बढ़ा दे, ठीक है। तो आप अगर वेलोसिटी बढ़ा देंगे इसका तो क्या हो जाएगा, तो ये इफेक्ट जो है, ठीक है, इतना गहराई का इफेक्ट, वो इफेक्ट सेम रह जाएगा, ठीक है। कब, एक केस में इफेक्ट सेम रहेगा जब आप इस हाइट से गिराए, ठीक है, गड्ढा वाला बॉल को, इससे ये गड्ढा हुआ। अब दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, या तो बहुत कस के मार दिए या बहुत हाइट ले गए, इस हाइट से इसको गिराए, जैसे कि हाइट बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ जाता है, आपको पता है, ठीक है। कोई चीज़ आप अपने आंगन से फेंके और कोई चीज़ आप छत से फेंके तो उससे आप में बरामदे से, और कोई चीज़ छत से, तो बरामदे से गिरा हुआ चीज़ का बहुत कम स्पीड रहता है, वही छत से गिरता हुआ चीज़ का बहुत ज़्यादा स्पीड होता है। तो ये जो है वो क्या कर देगा, सेम गहराई कर देगा, सेम इफेक्ट। मतलब अब देखिए कि मास और वेलोसिटी दोनों अलग अलग चीज़ है यहाँ पे, लेकिन दोनों कैसे रिलेटेड है,
अगर मास इंक्रीज कर दिए तो डेप्थ इंक्रीज कर दिए, वेलोसिटी भी इंक्रीज कर दिए, इसका जो पतला वाला बोलता है इसका वेलोसिटी, तो क्या हुआ, फिर से डेप्थ सेम हो गया, मतलब इफेक्ट सेम हो गया। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि अगर मास और वेलोसिटी दोनों मिल जाता है तो इसका इफेक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया कि अगर हम लाइटर बॉल को, हल्का वाला बॉल को, यहाँ लाइट मतलब प्रकाश नहीं है, हल्का है, हल्का वाला बॉल को ज़्यादा हाइट से गिरा है, ऊपर के हाइट से, मतलब इसका वेलोसिटी बढ़ जाए तो क्या होगा, ठीक है, तो सेम डेप्थ, तो हैवियर बॉल जो है, जो भारी वाला बॉल है, उसी के जैसे हो सकता है उतना ही डेप्थ तक आ जाए। ठीक है, डिड फ्रॉम द लेसर हाइट, जो कम हाइट से वो गहराई किया था उतना ही वो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ गहराई किया। ऐसा क्यों हुआ, इसको हम लोग एक बार समझते हैं। ये 200 ग्राम का एक बॉल था, इसको हम कम हाइट से गिराया और उसका वेलोसिटी इसके कारण हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो हो गया 2000, ठीक है, ग्राम मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा बार हम क्या कर रहे हैं, इस 20 वाले को इसका स्पीड बढ़ा रहे हैं जिसके इफेक्ट सेम हो। और अगर आप इफेक्ट सेम करने जाइएगा दोनों का तो देखिएगा कि इस वाले बॉल का जो वेलोसिटी है वो 1100 मीटर पर सेकेंड करना पड़ेगा, जिससे कि ये जो है इसके बराबर आ जाए, जो कि है 2000 ग्राम मीटर पर सेकेंड। तो अब क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ये जो प्रोडक्ट है किस चीज़ का, मास का और वेलोसिटी का, वो मास का और वेलोसिटी का प्रोडक्ट सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है और इसीलिए इफेक्ट भी जो है उसका, गहराई का जो इफेक्ट भी है वो सेम है। ठीक है, तो यही जो प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का, ये कहलाता है मोमेंटम। अब नहीं लगता मुझे आपको और एग्जांपल देने का जरूरत है। ठीक है, देने के लिए बहुत सारा दे सकता हूँ लेकिन टाइम वेस्टिंग है। एग्जाम्पल के लिए दे सकता हूँ कि एक छोटा सा बुलेट रहता है, वो जब फायर किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बहुत कम मास है उसका लेकिन इतना ज़्यादा वेलोसिटी है उसके पास कि वो बहुत सारे चीज़ को बर्बाद कर सकता है, बहुत सारे एक आदमी को मार सकता है। ठीक है, वही मैं एक छोटे से गिट्टी से उसको मारूँ किसी आदमी को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उतना ही बड़ा एक बुलेट से मार दूँ तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी बहुत ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास मोमेंटम बहुत ज़्यादा आता है। वेलोसिटी आ जाने का मतलब मोमेंटम, मतलब किसी चीज़ का मास अगर ज़्यादा है, किसी चीज़ का वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा होगा। मतलब जो मोमेंटम है अगर उसको हम पी से दिखाएं, मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के भी, ज़्यादा मास ज़्यादा मोमेंटम, और उसके साथ साथ वेलोसिटी के भी। तो यहाँ से फर्स्ट से और सेकंड से अगेन हमको ऐसा ही मिलेगा कि ये दोनों है मास और वेलोसिटी के। अगेन मैं जानता हूँ कि पी पहले एम बी होगा, तब पी इक्वल टू के एम बी होगा, जहाँ पे के जो है वो 1 है। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। जो मोमेंटम है ये पी क्या दिखा रहा है, पी दिखा रहा है मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम ज़्यादा अच्छा। ठीक है, तो मोमेंटम जो है उसका फॉर्मूला आ गया मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ से आप डिफाइन भी कर देंगे, आपको फॉर्मूला है तो डिफाइन भी कर सकते हैं। व्हाट इज मोमेंटम, तो आप डिफाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या ये प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसी को किस क्या कहा जाता है, मोमेंटम। अब देखिए इस मोमेंटम में चेंज करते हैं। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं चेंज, क्योंकि ये आप अगर पढ़ लेंगे ना तो सेकंड लॉ के जस्ट हम लोग आसपास ही है। चलिए पढ़ते हैं कि मोमेंटम में चेंज कब होगा। तो चलिए देखते हैं मोमेंटम जो चेंज होगा वो कैसे होगा। तो मोमेंटम हम लोग चेंज करें तो चेंजिंग मोमेंटम। ठीक है, और ऑफ कोर्स जब मोमेंटम चेंज करेंगे तो उसके साथ टाइम भी ज़रूरत होगा। ये ऐसा ना हो कि मोमेंटम चेंज तो हो जाए पर इस टाइम पे हो जब ज़रूरत ही नहीं। बुलेट लगना है किसी को, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को बुलेट लगना है, लेकिन ऐसा ना हो कि 2 घंटे बाद लगे, मोमेंटम तब आए। तो ऑफकोर्स टाइम भी इंपॉर्टेंट। तो चेंजिंग ऑफ मोमेंटम, और तब देखेंगे टाइम रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ मोमेंटम, मतलब टाइम के साथ उसको जोड़। देखिए मोमेंटम किसी बॉडी का क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब मास तो रहा कांस्टेंट, किसी चीज़ का मास कांस्टेंट ही रहता है ना, जब तक ये फिक्स वेलोसिटी के साथ बढ़ता रहे। तो मास आपका थोड़ा ना मास घट जाएगा बढ़ जाएगा। आपका अगर 5 kg के हैं तो आप 5 kg के ही रहेंगे। ठीक है, वैसे 5 kg का नहीं है, आप 50-60 kg के होंगे मुझे पता है, पर फिर भी ठीक है। तो 5 kg के तो 5 kg के रहेंगे। मास तो किसी ऑब्जेक्ट का फिक्स है, मैं ऑब्जेक्ट का बात कर रहा हूँ। जैसे फुटबॉल था तो उसका 5 kg है तो 5 kg ही रहेगा। तो चेंज कौन होने वाला है, अगर मुझे इस मोमेंटम को चेंज करना है, पी को चेंज करना है, तो मुझे चेंज किसको करना पड़ेगा, वेलोसिटी को। ओके, तो यानी हम एक चीज़ यहाँ से नोट कर सकते हैं कि फॉर चेंजिंग मोमेंटम, मोमेंटम को चेंज करने के लिए हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, ऑफकोर्स वेलोसिटी। वी हैव टू चेंज वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। ठीक है, वी हैव टू चेंज वेलोसिटी एज द मास इज कांस्टेंट, क्योंकि मास जो है वो कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी चेंज करना है। अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग पे जोड़ दें तो वेलोसिटी के चेंज को एक टर्म बोलते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको एक कुछ बोलते हैं, आप थोड़ा सा याद कीजिए। ठीक है, चेंज वेलोसिटी एज द मास इज कांस्टेंट। चेंज ऑफ वेलोसिटी को, जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। तो जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है यानी एक्सीलरेशन होने वाला है। और जहाँ भी एक्सीलरेशन का वर्ड आता है तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि बाबू अगर आपको एक्सीलरेशन में चेंज लाना है तो आपको ऑफकोर्स फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी आपको यहाँ क्या करना है, मान लीजिए किसी बॉडी का जो मास है, तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज m। किसी बॉडी का मास क्या है, m।
एम से डिनोट करते इजी रहता है हमारे लिए। तो आप मोमेंटम पी से क्यों डिनोट कर दिए, क्योंकि वहाँ पे मोमेंटम एम से था, वहाँ पे मास बहुत दिन से एम से लिखा जाता है, इसलिए पी से डिनोट कर दिया गया। वेलोसिटी जो है शुरू में, क्योंकि हम बदलने वाले हैं अभी वेलोसिटी, तो मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को मोशन से हम लोग यू मानते आ रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है किसी बॉडी का वो यू है। तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो इसका मोमेंटम, ठीक है, और इनिशियल का बात करें कि शुरू में मोमेंटम जो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, तो एम इंटू यू क्या हो जाएगा, एम इंटू यू। ठीक है, तो ये मोमेंटम कौन है, इनिशियल, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी के साथ हुआ तो इनिशियल मोमेंटम है। अब एक बार बात करते हैं कि जब वेलोसिटी चेंज हो गया, आफ्टर चेंजिंग वेलोसिटी, ठीक है, आफ्टर चेंजिंग वेलोसिटी, जब वेलोसिटी चेंज हो गया, और ये वेलोसिटी चेंज होने का क्या मतलब है, एक्सीलरेशन हैपन, एक्सीलरेशन हुआ है। एक्सीलरेशन के लिए क्या हुआ होगा, फोर्स लगा हुआ होगा, ठीक है। आफ्टर चेंजिंग वेलोसिटी बाय अप्लाइंग फोर्स, फोर्स अप्लाई कर दिए किसी चीज़ पे तो उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा बाय अप्लाइंग फोर्स, यानी एक्सीलरेशन हो जाए। तो लेट इट्स वेलोसिटी, इसका जो वेलोसिटी है वो हो जाएगा v, ठीक है। पहले 5 मीटर पर सेकंड था, हो सकता है 8 मीटर पर सेकंड हो, वेलोसिटी भी v, इनिशियल को u, इसको v, ओके। तो जो इसका मोमेंटम है फाइनल वाला वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, अगेन मोमेंटम होता क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास तो वही है, मास तो बदला नहीं, वेलोसिटी बदला। यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम क्या है, देखिए चेंज इन मोमेंटम क्या आया है, तो चेंज इन मोमेंटम आया है जो बाद में था, इसको मैं आप एक नंबर से भी दिखा देता हूँ। मान लीजिए मास जो है 5 kg है, ये जो मोमेंटम था वो था 10 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 × 50 kg मीटर पर सेकेंड। आपको दिक्कत तो नहीं ना होता है यूनिट बताने में, यूनिट कैसे बनता है, फॉर्मूला को देख लीजिए, मास का मैं यूनिट रख दिया, इसका यूनिट, इसका भी यूनिट रख दिया, इसका किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, तो इजीली इनिशियल इतना हो गया। अब इसका वेलोसिटी, मास तो उतना ही है, वेलोसिटी मान लीजिए 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इसका मोमेंटम क्या हो गया होगा, तो 15 8 कितना होता है 120, तो 120 kg मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए चेंज कितना आया, तो पहले था कितना, तो पहले था 15 और 5 था ना, सॉरी 75, मास तो 5 है ना, मास क्या है 5, तो 5 × 15 हो गया, तो कितना हो गया 75। तो चेंज कितना हुआ मोमेंटम, तो चेंज हुआ मोमेंटम है वो 75 माइनस 50, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम, और उसमें से क्या कर देंगे माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसा बड़ा बड़ा नहीं लिखने के लिए, देख रहे हैं बड़ा बड़ा में दिक्कत हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, तो फाइनल मोमेंटम को पी और नीचे में सब्सक्रिप्ट लिख देते हैं एफ यानी फाइनल मोमेंटम, और इसको पी आई यानी इसको लिखेंगे पी एफ माइनस पी आई, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम को। और ये पी एफ और माइनस पी आई क्या हो गया, तो ये हो जाएगा एम बी माइनस एम यू, ठीक है, एम बी माइनस एम यू, क्योंकि यही तो था फाइनल मोमेंटम, ठीक है। और ये क्या था इनिशियल, तो ये जो मोमेंटम का अभी चेंज आया, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम वो कितना आया एम बी माइनस एम यू, ठीक है। चेंज के लिए भी सिंबल है, अगर आप चाहते हैं तो चेंज के लिए भी सिंबल है डेल्टा से, यानी ट्रायंगल जो है इसी को डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा से दिखाते हैं, ठीक है। डेल्टा पी जो है वो एम बी माइनस एम यू हो, ठीक है, किसी से डेल्टा पी से, ओके। अब यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, अब देखिए आप ज़्यादा कुछ करने वाले हैं, हो गया। अब हमको ऑफकोर्स जब चेंज हो रहा है ये, तो टाइम भी वहाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया, ऐसा नहीं हो कि किसी चीज़ में फेंकना तो है पर उसका वेलोसिटी इतना धीरे 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 बढ़े कि वहाँ पे हमको जब जरूरत है वहाँ पे मिल ही ना पाए, तो हमको यहाँ पे ऑफकोर्स इसको टाइम से जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम लिखे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या लिखे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम के चेंज का रेट, चेंज ऑफ मोमेंटम तो इतना आ गया, उसमें रेट लगा रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये मेरे पास पहले से ही है, क्या, चेंज ऑफ मोमेंटम, उसमें हम क्या लगा रहे हैं, रेट, मतलब टाइम लगा रहे हैं। इसको फिर से समझिए, एक बॉल है, बॉल को मुझे यहाँ फेंकना है, यहाँ पे क्रिकेट मैच हो रहा है, तो क्रिकेट मैच में मुझे बॉल फेंकना है, बॉल को वहाँ जाना है, और यहाँ से बैट्समैन जो है वो दौड़ा दौड़ा आ रहा है, तो हमको इसको तो जल्दी फेंकना पड़ेगा ना, इसका वेलोसिटी जल्दी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि विकेट में हिट कर दे और ये बैट्समैन आउट हो जाए। ऐसा ना हो कि इसका वेलोसिटी बढ़े तो, लेकिन तब बढ़े जब बैट्समैन आराम से खड़ा हो यहाँ पे अपने कोर्ट के अंदर, तो ऐसा तो नहीं है, हमको टाइम भी जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए हम टाइम जोड़े। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा, यानी डेल पी जो कि चेंज इन मोमेंटम, उसको टाइम से डिवाइड कर दे, किससे, टी से, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इधर भी एम भी माइनस एम यू बाई टी हो जाएगा। एनी डाउट, मुझे नहीं उम्मीद है। हम चेंज इन मोमेंटम जानते हैं, एम बी माइनस एम यू, फाइनल माइनस इनिशियल। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी मोमेंटम में जैसे वही उसी तरह से, जैसे रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो उसी तरह रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब मोमेंटम में चेंज बाय टाइम, मोमेंटम में चेंज किसके बराबर है, एम बी माइनस एम यू बाई टी। अब देखिए यहाँ से आपको वो फॉर्मूला आ जाएगा, एम कॉमन ले लूँ अगर, तो मैं भी माइनस यू बाई टी बन जाएगा, इसमें जी बन जाएगा। ये क्या बन गया, अब इसको फॉर्मूला को देखिए तो एक्सीलरेशन क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी भी है, उसमें यू हुआ, यू से भी गया, और उसमें टाइम रेट ऑफ चेंज, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं एम ए, तो डेल पी बाई डेल टी जो है, टी जो है ये क्या आ गया, एम ए,
आईसी को क्या बोलते थे, एमए को क्या बोलते थे, फोर्स। पिछले वाले से लिए हैं फोर्स, यानी एफ जो आ गया वो किसके बराबर आ गया, एमए। यही चीज़ बुक के लैंग्वेज में लिखा रहता है। ये क्या आपके पास है, ये आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मैं आपको तोड़ तोड़ के पूरा लगाया हूँ। पहले मोमेंटम क्या है, फिर चेंज कैसे होगा, तो फोर्स लगाने पे। चेंज कैसे होगा, फोर्स लगाने पे। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में लाया। उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो किसके प्रोपोर्शनल है, अगेन मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के, या उसी को हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स के। यही चीज बोलता है सेकेंड लॉ, जो आपको बुक में दिखेगा। बुक में आपको दिखेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। मतलब ठीक है, मतलब है जो मोमेंटम में चेंज होगा, तो अगेन मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, आपको ध्यान में रखना है। तो मोमेंटम में अगर चेंज आ रहा है मतलब मास में चेंज नहीं आने वाला, वेलोसिटी में चेंज होने वाला है। वेलोसिटी में चेंज हो रहा है यानी एक्सीलरेशन हो रहा है, और एक्सीलरेशन के लिए क्या चाहिए, फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू फोर्स अप्लाइड, फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है उसके। ठीक है, ये आपको सेंटेंस आपको बुक में मिलेगा, और ये अक्सर बच्चे पसंद तो करते हैं याद करने में, लेकिन भारी लगता रहता है समझने में। तो मैंने आप इसको सब कुछ तोड़ ताड़ के बता दिया है, आपको नहीं दिक्कत होगा, अब मुझे उम्मीद है। चलिए ये तो समझे। और यहाँ से क्या आ गया, हमको फॉर्मूला आ गया फोर्स का। ठीक है, तो यहाँ से एक और चीज़ आपको अगर दिक्कत होता हो मोमेंटम में, तो मोमेंटम एक दो बात कर लेते हैं। मोमेंटम इज वेक्टर। ठीक है, मोमेंटम के पास भी डायरेक्शन होता है, जिधर फोर्स है उधर डायरेक्शन होता है। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसके पास डायरेक्शन होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसको डायरेक्शन भी है, ये पॉजिटिव निगेटिव जीरो सब हो सकता है, जो वेक्टर का होता है प्रॉपर्टी। ये सिंपल एल्जेब्रिक सम नहीं किया जा सकता है, डायरेक्शन में स्पेशल रूल लगता है। तो मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो अगेन यूनिट निकालने के लिए मैंने आपको बताया हुआ, रटना नहीं है। फॉर्मूला देखिए, मास का क्या होता है केजी, ऐसा यूनिट। इसका क्या होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड जो है वो है ऐसा यूनिट इसका। तो चलिए ये तो बात हुआ मोमेंटम के बारे में और सेकंड लॉ के बारे में। अब देखिए ये सेकंड लॉ ऑफकोर्स हमारे डेली लाइफ में यूज भी होता होगा, जैसे फर्स्ट लॉ देखे थे, फर्स्ट लॉ का 7-8 एप्लीकेशन देखे थे, तो सेकंड लॉ का भी कुछ एप्लीकेशन होगा। तो चलिए उसी के बारे में बात करते हैं कि सेकंड लॉ का हमारे डेली लाइफ में क्या क्या एग्जाम्पल है। तो चलिए बात करते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है वो एथलीट के लिए, वो जंपर के लिए जो हाई जंप करते हैं या जो लॉन्ग जंप करते हैं। तो वहाँ आप देखते होंगे कि एक बॉर्डर रहता है, और जो जंप करता है उसके इस धर या तो सैंड रहता है, ठीक है, सैंड का ऊपर ऊपर रहता है, या तो इधर देखते होंगे आप मोटे मोटे, ठीक है, मैट बिछे रहते हैं, जिसको आप कसन बोल सकते हैं, मैट बिछे रहते हैं, जिससे कि अगर इस पे आए तो चोट ना लगे। अब आप थोड़ा सा सोचिए, इधर अगर ये सैंड ना रहे, कठोर मिट्टी रहे, तो बहुत ज़्यादा चोट लगेगा। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं किससे, सेकंड लॉ से। तो पहला चीज़ लिख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हीप ऑफ सैंड, यानी सैंड का जो ढेर है वो, या कसन, ठीक है, कसन यानी वही मैट वगैरह, ठीक है, जो कम्बल वगैरह कोई मोटा चीज़ जो बिछा रहता है वो कसन, इज प्रोवाइडेड, दिया रहता है। क्या चीज़ प्रोवाइडेड, किसके लिए, फॉर हाई जंपिंग एथलीट, जो हाई जंपर होते हैं, ठीक है, हाई जंप या लॉन्ग जंप जो करते हैं उसके लिए, फॉर हाई जंपिंग एथलीट। अब इससे क्या होगा इसको समझते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर वो आदमी डायरेक्ट गिरता तो उसका मोमेंटम बहुत जल्द ही, जो कुछ मोमेंटम होगा उसका, क्योंकि वो मास था, उसके बाद वेलोसिटी था, उसका अपना मास था, उसका जो एथलीट था उसके पास अपना वजन था, मास था, और मास के साथ साथ वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो वो दोनों एक साथ जीरो पे आ जाएगा, क्योंकि वो रेस्ट में आ गया। तो रेस्ट में यानी जो यू था उसका, वो कुछ था, बहुत ज़्यादा हाई था, दौड़ते दौड़ते आता है और फिर कूदता है, तो वो कूदा, तो उसका यू कुछ था और तुरंत ये वी क्या आ गया, जीरो। यानी इसमें क्या हो रहा है, फिर से एक्सीलरेशन हो रहा है, भले ही निगेटिव एक्सीलरेशन हो रहा है, यानी डीएक्सीलरेशन, जिसको आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसेलरेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसेलरेशन। ठीक है, इसको आप समझते हो, एक्सीलरेशन डीएक्सीलरेशन मतलब कि वेलोसिटी घटना, ये कुछ यू था उससे वी गया। ठीक है, ये 10 मीटर पर सेकंड से भागते आ रहा था 10 मीटर पर मिनट के हिसाब से, और तुरंत जीरो आ गया। तो यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आया, जहाँ डीएक्सीलरेशन या एक्सीलरेशन होता है वहाँ क्या होता है, फोर्स। अब यहाँ फोर्स अगर बहुत कम टाइम में लगाया जाए, यहाँ पे देखिए आपको तुरंत इसको जीरो करना है, 10 से जीरो करना है, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, और उस बहुत ज़्यादा फोर्स को शायद आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत जस्ट कस के चोट लग जाएगा आपके शरीर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कसन या जो हीप ऑफ सैंड है वो दिया जाता है। इसको हम लोग मैथमेटिकली समझते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली कैसे समझेंगे, तो मान लीजिए कि जो हमारा इसी को हम लोग बॉल वाले में भी देख लेंगे। अभी समझ लीजिए कि एथलीट जो है, लेट एथलीट वो मूव कर रहा है, लेट एथलीट बी मूविंग विथ वेलोसिटी u, विथ स्पीड या वेलोसिटी u, चलिए इस u के साथ मूव कर रहा है।
अब जब ये स्टॉप होता है, व्हेन इट स्टॉप्स, जब ये स्टॉप्स होता है, रुकता है कंप्लीटली रुक जाता है, तो इसका जो यू था कुछ 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड या कुछ भी कंप्लीटली जब रुक जाता है तो क्या होगा, तो वी जो होगा वो जीरो हो जाएगा, इससे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ओके, हाँ समझ में आता है, इसका जीरो हो जाएगा, स्पीड जीरो हो जाएगा। अब पहले केस में देखिए, ठीक है, पहला केस में जब इस पर दिया हुआ था क्या चीज़, हीप ऑफ सैंड, उस केस में एक्सीलरेशन क्या होगा, तो एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी यहाँ वेलोसिटी में क्या चेंज है, v माइनस यू बाई टी, यही होता है ना फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ वेलोसिटी यानी 0 माइनस यू बाई टी हुआ है, ठीक है, फर्स्ट केस में। ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस मान लीजिए विथ हीप, ठीक है, विथ हीप ऑफ सैंड के हीप के साथ, तो वहाँ पे एक्सीलरेशन ये हुआ मान लीजिए a1 है। और एक बार देखेंगे बिना इसके, यहाँ पे टाइम t1 लगा है मान लीजिए, ठीक है, रुकने में, जो इसको रेस्ट में आने में तुरंत, अगर सेंड रहेगा तुरंत नहीं ना आ जाएगा, थोड़ा देर धंसेगा सेंड में, बड़े बहुत कम सेकंड के लिए आपको दिखेगा नहीं, पर थोड़ा देर सेंड में धंसेगा या रगड़ाते हुए जाएगा ऐसे करके, और तब रेस्ट में आएगा, तो इसको t1 लगाया, मतलब यहाँ से एक्सीलरेशन क्या आ गया, माइनस यू बाई टी1। ओके, अब सेकेंड केस देखते हैं, फॉर सेकेंड केस। और सेकेंड केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, सेकेंड केस मतलब विदाउट हीप। तो विदाउट हीप ऑफ सेंड, मतलब जब सेंड का हीप ना रहे तब भी वो, उसका वेलोसिटी यू था और वो जीरो आएगा, और उसमें टाइम बहुत कम लगेगा। तो मान लेते हैं लेट t2 टाइम, लेट इन t2 टाइम इट कम्स एट रेस्ट, ठीक है, कम्स एट रेस्ट, यहाँ पे इट बोलना अच्छा नहीं होगा, एथलीट लिख देते हैं, एथलीट कम एट रेस्ट। यहाँ पे t1 क्या दिखा रहा है, t1 इज टाइम आफ्टर विच एथलीट कम टू रेस्ट, जिसके बाद क्या हुआ, एथलीट रेस्ट में आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी एक्सेलरेशन हम निकालने जाएंगे, तो अगेन v माइनस यू बाई टी1, और यहाँ टाइम है तो दूसरा केस ले तो t2 ले लीजिए, तो a2 आया, तो a2 किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे v जो है वो जीरो है, u जो होगा 5 मीटर 10 मीटर पर सेकेंड जो कुछ हो बाई टी2, यहाँ क्या आ रहा है, माइनस यू बाई टी2। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ से एक्सेलरेशन a2 आ जाया, वो आया माइनस यू बाई टी2। पहले केस से जो एक्सेलरेशन आया वो आया a1 इक्वल टू माइनस यू बाई टी1, दूसरे केस से आया ये। इस दोनों में थोड़ा कंपेरिजन कीजिए। पहला चीज़ तो आपको ये पता है कि मोर एक्सेलरेशन मतलब मोर फोर्स, ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा इसका मतलब है ज़्यादा फोर्स, ये आप सेकंड लॉ से जानते हैं, मोर एक्सेलरेशन मीन्स मोर फोर्स। ये मैं ज़्यादा एलोबरेट कर दे रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पर इसको आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आपको रटना पड़ेगा। मोर एक्सेलरेशन मीन्स मोर फोर्स, ज़्यादा फोर्स। अब इसको समझिए, अगर ज़्यादा एक्सेलरेशन का मतलब ज़्यादा फोर्स है तो कहाँ पे ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, तो अगर ये इस केस में देखें, यहाँ पे तो विथ हीप था, विथ सेंड हीप, तो सेंड के हीप के साथ था, तो सेंड्स के हीप के साथ था, तो यहाँ टाइम क्या लगेगा, तो ज़्यादा टाइम लगेगा, मोर टाइम, ठीक है, यानी t1 जो है वो ग्रेटर है किससे, t2 से। क्यों भैया t1 क्यों ग्रेटर है, t1 इसलिए ग्रेटर है क्योंकि ज़्यादा टाइम लगा है ना रेस्ट में आने के लिए। t1 क्या है, वो टाइम जिसमें जो वेलोसिटी है u वो जीरो आ रहा है, तो वो तो इसमें ज़्यादा लगेगा, उसमें चलते हुए जाएगा तो कुछ सेकंड लग सकता है, पर इसमें तो अगर बिना हीप के रहे, ये क्या है विदाउट हीप, तो विदाउट सेंड हीप, बिना सेंड के हीप का, तो वो तुरंत रेस्ट में आ जाएगा। तो t2 क्या है, बहुत छोटा, तो t2 इज स्मॉलर। तो अब t2 स्मॉलर है तो यहाँ पे एक रिलेशन देख रहे हैं, इन्वर्स का रिलेशन है, मतलब ये ज़्यादा होगा तो ये कम, यही है ना इन्वर्स का रिलेशन होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, 2 बड़ा है कि 1/2, ऑफ कोर्स यहाँ पे आप बोलेंगे 2 बड़ा है क्योंकि 1/2 बहुत छोटा हो गया, ये 0.5 हो गया। अगेन मैं पूछूं कि 2 बड़ा है या 3, तो 3, 1/2 बड़ा है या 1/3, तो 1/2 बड़ा है। क्यों, यहाँ पे तो 3 बड़ा था, तो यहाँ देखिए जब इसका रिलेशन ऐसे आता है, नीचे फ्रैक्शन में आता है, तो ये हो गया 0.5 और ये हो गया 0.3, कौन बड़ा, 0.5 बड़ा, मतलब नीचे में आने पे जो उल्टा हो जाता है, जो बड़ा रहता है वो छोटा हो जाता है। वही चीज़ हम लोग यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पे क्या समझे कि एक्सीलरेशन इज इन्वर्सली, ठीक है, एक्सीलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यहाँ से आपको एक रिलेशन तो मिल रहा है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम, मतलब टाइम अगर ज़्यादा है तो एक्सीलरेशन कम लगेगा, ठीक है, और एक्सीलरेशन कम लगेगा इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन कम लगेगा मतलब फोर्स कम लगेगा, ठीक है। तो एक्सीलरेशन कम मतलब फोर्स, एक्सीलरेशन कम मतलब फोर्स कम। यहाँ टाइम, एक्सीलरेशन और फोर्स, 3 चीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ से आपको एक चीज़ मिल रहा है कि एक्सीलरेशन और टाइम दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, मतलब ज़्यादा टाइम, मोर टाइम मीन्स लेसर एक्सीलरेशन, कम एक्सीलरेशन हो रहा है, ठीक है। और लेसर एक्सीलरेशन सिंपली मीन्स कम एक्सीलरेशन, कम वेलोसिटी चेंज करना है, मतलब लेसर फोर्स, कम फोर्स। और यही तो हमको चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा फोर्स लग गया तो उसको बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगा, ठीक है, और वो नहीं चाहिए हमको, कम फोर्स उसको लगाना है, तो लेसर फोर्स। तो इसीलिए वहाँ टाइम को बढ़ाने के लिए, किस चीज़ को बढ़ाने के लिए, सिर्फ टाइम को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तो हीप ऑफ सैंड रखा जाता है। तो टू इंक्रीज द टाइम रेट,
टू इंक्रीज द टाइम, किस चीज़ का टाइम, ऑफ कमिंग एट रेस्ट, रेस्ट में आने का क्या किया जाता है, हीप ऑफ सेंड, सेंड का हीप और कसन, कसन जो है इज प्रोवाइडेड। तो ये आप समझ गए होंगे, उम्मीद है मैथमेटिकली भी लॉजिकली भी दोनों से समझ गए होंगे। चलिए इसी पे दूसरा इसका बात कर लेते हैं। चलिए इसी में आप बात किए, अब दूसरा में उतना नहीं बात करेंगे। आप लोग देखेंगे क्रिकेट जब कोई बॉल को कैच करता है तो बॉल जो कैच कर लेता है नीचे कैच करके थोड़ा खींच लेता है, उसको कम चोट लगता है, और वही कोई बॉल डायरेक्ट ऐसे हाथ पकड़ के तब खींचता है, तब उस पर अगर कैच लेता है तो उसको ज़्यादा कस के चोट लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? अगेन वहाँ भी कंसेप्ट इसी चीज़ का, अगर हम खींच लेते हैं हाथ तो टाइम जो है वो हम बढ़ा लिए, और टाइम बढ़ा लिए मतलब एक्सीलरेशन कम हो गया। एक्सीलरेशन का मतलब कम फोर्स लगा, हमारे हाथ पे कम फोर्स लगेगा, जितना कम फोर्स लगेगा उतना हमको कम चोट लगेगा, ठीक है। और वही तो हम चाहते हैं क्रिकेट में कम चोट लगे। ऐसा तो ना कि वो जाके आज ये बोलते हैं कि आज हम ज़्यादा चोट खा के आएंगे। हम लोग का तो यही होता है क्रिकेट में सेफ्टी से खेलना, मतलब कम चोट लगाना। तो इसीलिए जो कोई भी बॉलर होता है या कैचर होता है वो क्या करता है, जब कैच लेता है बॉल को तो वो अपने पीछे की तरफ उसको खींच लेता है। और कारण क्या है इसका, तो कारण है कि बैकवर्ड पुल का कारण है कि वो टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में जो यहाँ चेंज आ रहा है, मोमेंटम में ही चेंज आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे कमिंग एट रेस्ट का क्या मतलब है, तो भी यू से जब भी हो रहा है मतलब मोमेंटम में चेंज आ रहा है, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो बढ़ाना चाहता है। तो अगेन दूसरा क्या है, तो मूविंग हैंड बैकवर्ड, दूसरा एप्लीकेशन इसका ये लिख सकते हैं। और ये आपके एकदम डेली लाइफ से आप भी ऐसा करते होंगे, पर कारण नहीं पता होगा, आप पता चल गया। मूविंग हैंड बैकवर्ड ऑन कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, जब क्रिकेट बॉल कैच करते हैं, ऑन कैचिंग क्रिकेट बॉल, ठीक है। ये क्यों किया जाता है, अगेन टू इंक्रीज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैं चेंज ऑफ मोमेंटम लिख सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ भी तो चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। पहले मोमेंटम था एम यू, अब मोमेंटम है एम इंटू जीरो बी, एम बी यानी एम इंटू जीरो। ये एम यू से जीरो पे आया है, मोमेंटम चेंज हुआ है ना, मोमेंटम चेंज हुआ है जीरो से एम यू, फाइनल माइनस इनिशियल, मोमेंटम चेंज हुआ है। तो टू इंक्रीज टाइम रेट ऑफ, टू इंक्रीज टाइम ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, चेंज ऑफ मोमेंटम। और जितना टाइम ज़्यादा लगेगा बढ़ेगा, जितना टाइम बढ़ेगा मतलब मोमेंटम में चेंज होने में जितना टाइम बढ़ेगा उतना कम फोर्स लगेगा, क्योंकि उतना कम एक्सेलरेशन हो, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन, और कुछ एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, 2-3 और हम लोग समझ लेते हैं। तीसरा, ठीक, हम लोग का जो कार होता है या दूसरे वैसे व्हीकल होता है उसमें सीट बेल्ट दिया जाता है। वो भी सीट बेल्ट जो होता है वो स्ट्रेचेबल होता है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है, वो खींचा सकता है। ऐसा क्यों, तो अगेन आप सोच सकते हैं, आप स्ट्रेचेबल इसलिए होता है कि अब अगर ठोकर लग रहा है, एक्सीडेंट भी हो ही रहा है, तो ऐसे अगर फंसा हुआ है वो, तो वो थोड़ा आगे जाए और फिर बच जाए। अगर डायरेक्ट वो ठुकाएगा, ठीक है, अगर हैंडल से या स्टीयरिंग से वो डायरेक्ट, अगर जो ड्राइवर है वो डायरेक्ट अगर ठुका जाएगा, उसका कोलाइड हो जाएगा उसका माइंड, तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाएगा, क्योंकि बहुत कम टाइम में जो मोमेंटम है वो जीरो हो जाएगा। पर हमको वो नहीं चाहिए, बहुत कम टाइम में मोमेंटम जीरो हो मतलब फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि मोमेंटम का चेंज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले, जैसे कि कम फोर्स लगे। इसीलिए हम लोग स्ट्रेचेबल सीट बेल्ट देते हैं। तो ये भी एक एप्लीकेशन है उसका, स्ट्रेचेबल सीट बेल्ट, स्ट्रेचेबल सीट बेल्ट इन कार फॉर पैसेंजर, पैसेंजर के लिए, किस जिससे क्या हो, एक्सीडेंट या इंजरी बचे, तो फॉर पैसेंजर टू प्रिवेंट इंजरी। अगेन इस सब में आपको अगर एक्सप्लेन करना हो मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली आप सब में इसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मैंने एक ही में करके बता दिया, ठीक है। यहाँ से एक रिलेशन निकाल दिया कि एक्सेलरेशन जो है मस्टली प्रोपोर्शनल टाइम का, ठीक है। अगेन इसमें कारण क्या रहता है, वही टू इंक्रीज, इसी को आप कॉपी कर दीजिएगा, टू इंक्रीज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जितना मोमेंटम में जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, मोर द टाइम टेकन टू चेंज मोमेंटम, तो जितना टाइम ज़्यादा लगेगा उतना कम फोर्स लगेगा, चेंज द मोमेंटम, लेसर विल बी फोर्स, उतना कम क्या होगा, फोर्स। ओके, एक और कर लेते हैं, वैसे तो बहुत सारे पर एक और कर लेते हैं। एक और कौन है, तो एक और है कि थोड़ा हम लोग ये देख सकते हैं, आप लोग देखेंगे बहुत जगह कि जो कराटे प्लेयर होते हैं, जो कराटे वाले होते हैं, उनमें बहुत सारा अगर टाइल्स भी लगा हुआ है, एक के ऊपर भी एक टाइल्स लगा हुआ, उस टाइल्स को एक ही हाथ में एक बार कराटा मारते हैं और उसको तोड़ देते हैं। वही हम लोग जाएंगे तो हम लोग से एक नहीं टूटते रहता है और हाथ में बहुत कस के चोट लग जाता है, वो तो अलग। ऐसा क्यों हो पाता है, तो इसमें जस्ट उल्टा सोचिए। ये लोग क्या, कराटे प्लेयर का स्पीड तो बहुत ज़्यादा होता है, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो कराटे प्लेयर होते हैं उसके भी स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत फास्टली वो अप्लाई करते हैं इस पर। बहुत फास्ट अप्लाई होने के कारण इसमें जो मोमेंटम में चेंजिंग है, ठीक है, मोमेंटम में जो चेंजिंग है किस चीज़ का, तो यहाँ पे जब भी मारा जाता है पाइल्स को, ठीक है, इस पाइल्स जो ढेर है, किस चीज़ का ढेर, पाइल्स टाइल्स का, तो जहाँ इसको मारे तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम चेंज आ जाता है, किसका,
हैंड का, ठीक है, हैंड जो है वो तुरंत रेस्ट से एकदम ज़्यादा मोशन में आता है। इसी कारण अब बहुत जल्दी हो गया, टाइम कम लगा, मतलब फोर्स ज़्यादा लगा होगा। टाइम और फोर्स दोनों इन्वर्स है, क्योंकि एक्सीलरेशन और फोर्स, एक्सीलरेशन और टाइम दोनों इन्वर्स है, तो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा फोर्स लग गया, इसी कारण वो टूट जाता है। और हम लोग जाते हैं, हम लोग आराम से ऐसे मारते हैं, ऐसे मारते हैं, कुछ होता तो नहीं है, हमारा हाथ जरूर टूट जाता है। तो है क्या कि कराटे प्लेयर, कराटे के जो प्लेयर होते हैं कैन ईजिली, आराम से ब्रेक कर देते हैं, कैन ईजिली ब्रेक द पाइल ऑफ टाइल्स, पाइल ऑफ टाइल्स, टाइल्स के ढेर को, ठीक है, ठीक है। ये स्लैब ऑफ आइस हो और स्लैब ऑफ आइस, आइस का भी अगर रहता है तो विथ सिंगल, एक ही बार में, विथ सिंगल ब्लो ऑफ हैंड, एक ही बार मारने पे तोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों से वही होता नहीं रहता है, ठीक है। तो इसका कारण आप समझ गए, बिकॉज दे डू इट वेरी फास्टली, वो बहुत जल्दी कर देते हैं, बहुत फास्ट करने के कारण बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाता है, कॉजिंग वेरी हाई फोर्स, ठीक है, इन लेसर टाइम, बहुत छोटे टाइम में हाई फोर्स हो जाता है, जिसके कारण उस पर ज़्यादा फोर्स लग जाता है, ज़्यादा फोर्स लग जाएगा तो टूट जाएगा ही इन लेसर टाइम। तो यही था कुछ एप्लीकेशन, अगेन बहुत सारा एप्लीकेशन है पर हम लोग उस पर नहीं बात करने वाले, ठीक है। और मोमेंटम यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आप समझे, मोमेंटम, ठीक है। और हर चीज़ का इसमें जितना एप्लीकेशन आ रहा है उसमें आप एक चीज़ देखेंगे ही, लगभग बात सेम हो रहा है। हम लोग को टाइम रेट बढ़ाना है, टाइम रेट बढ़ाना है क्यों? क्योंकि टाइम रेट बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन कम होगा, एक्सीलरेशन कम तो फोर्स कम, ठीक है। तो ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं, एक तो ये रिलेशन जोड़े कि ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और चूंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सीलरेशन का, तो आप यहाँ से ये भी जोड़ सकते हैं कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। फोर्स इज इन्वर्स को ऐसे दिखाते हैं, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं इसको कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना कम टाइम लगेगा, और अगर टाइम बढ़ा रहे हैं मतलब फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और फोर्स का सिंपली मतलब है कि मोमेंटम में चेंज करना, ठीक है। तो मोमेंटम में चेंज करना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम का, तो बहुत तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगेन मैं समराइज कर दूं, ठीक है। यहाँ से हम लोग रिलेशन निकाले जहाँ से पता चला हम लोग को कि एक्सीलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, और हम लोग देख चुके हैं कि एक्सीलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम को, तो इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये नीचे में है। तो अब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सीलरेशन को, हम लोग शुरू में ही पढ़े, तो यहाँ से इस दोनों को अगर रिलेट करें, इसको और इसको, यहाँ से क्या पता चल जाएगा कि फोर्स या एक्सीलरेशन जो लिखो यहाँ दोनों बराबर ही है, तो यहाँ मैं फोर्स लिख दिया। अब फोर्स का सिंपली क्या मतलब होता है? मोमेंटम में चेंज, तो यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि मोमेंटम में चेंज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम से, तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम यानी डेल पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग सेकेंड लेक्चर का जो थ्योरी है वो खत्म कर लेते हैं, और उसके साथ साथ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि हमारा जो कंसेप्ट है और थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो जाए। चलिए एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। ये आपके के लिए क्वेश्चन है, आपको बोल मैंने आपके क्वेश्चन लिखा है कि आपका अपना मोमेंटम निकालना है। तो आपको मोमेंटम निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, मोमेंटम निकालने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए, एक चाहिए मास, एक चाहिए वेलोसिटी। यहाँ मैंने वेलोसिटी दे दिया कि मान लीजिए आप 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रहे हैं, ठीक है। और आपका मास आपको पता होगा, ठीक है। मेरा मास तत्काल जो है वो 55 kg है, तो मैं 55 kg के हिसाब से चल रहा हूँ, तो मेरा मास जो है वो 55 kg है, आपका अलग भी हो सकता है। तो मेरा मास अगर 55 kg है तो मेरा मोमेंटम क्या हो जाएगा? मोमेंटम हो जाएगा 55 kg इंटू जो वेलोसिटी है जो क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये मोमेंटम क्या आ जाएगा 55 इंटू 2 यानी 110 kg मीटर पर सेकेंड। सो ईजी, कोई डरने की बात नहीं है, आराम से आप बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन, यहाँ बोल रहा है कि एक्सीलरेशन निकालो। यहाँ पे फोर्स या मोमेंटम नहीं पूछ रहा, आपको एक्सीलरेशन निकाल लें, ठीक है। किसके द्वारा? एक 12 मोमेंटम का 12 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो वहाँ एक्सीलरेशन होगा ही। किस पे? एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 6 kg है। तो हमको देखिए रिलेशन क्या क्या है, हमारे पास फोर्स है, ठीक है, तो हमारे पास फोर्स है, हमारे पास मास है और एक्सीलरेशन है, तो ऐसा एक ही रिलेशन हमको पता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक सेकंड पार्ट भी है क्वेश्चन का, डिफाइन 1 न्यूटन, और ये बहुत क्वेश्चन आता है तो इसको भी हम लोग इसी में कर लेते हैं, ठीक है। डिफाइन 1 न्यूटन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो फोर्स यहाँ पे क्या है 12 न्यूटन, मास क्या है तो मास है 6 kg, एक्सीलरेशन क्या है नहीं है, वही तो निकालना है। तो यहाँ से एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा अगेन 12 न्यूटन बाई ये डिवीजन में आ जाएगा, हमको एक्सीलरेशन निकालना है तो 6 kg, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, तो ये आ गया 12/6 यानी 2, और एक्सीलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको क्या करना है? डिफाइन 1 न्यूटन, हमको 1 न्यूटन को डिफाइन करना है। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर मुझे फोर्स को अगर 1 न्यूटन करना है यानी इसको 1 न्यूटन करना है, तो अगेन इसको भी मास को भी 1 करना पड़ेगा 1 kg, और एक्सेलरेशन को भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करना पड़ेगा, तब ना ये भी 1 ये भी 1, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा। तो मतलब बोल सकते हैं कि फोर्स 1 न्यूटन का मतलब है वो बॉडी जिसका मास 1 kg हो, अगर वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से मूव कर रहा है, तो उस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
कि एक्सेलरेशन के लिए जितना फोर्स लगेगा किसी 1 kg की बॉडी का, इसी को कहते हैं 1 न्यूटन फोर्स। तो व्हाट इज 1 न्यूटन फोर्स? द अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है, विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ मास 1 kg बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज नोन एज 1 न्यूटन। तो डिफाइन करते हैं, चलिए 1 न्यूटन। तो लिखिए 1 न्यूटन इज द फोर्स, 1 न्यूटन एक फोर्स है जो क्या कर सकता है, दैट कैन कॉज एन एक्सीलरेशन ऑफ, दैट कैन कॉज एन एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कर सकता है, एक्सीलरेशन मतलब स्पीड में चला जा सकता है, कितना, एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू ए बॉडी, किसी बॉडी में जिसका मास जो है, टू ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, इसी चीज़ को बोलते हैं क्या, 1 न्यूटन। तो चलिए ये भी हम लोग कर लिए 1 न्यूटन क्या होता है, इस पर जितने आधारित क्वेश्चन थे वो सब कर लिया, मैंने प्रयास किया हुआ है सब कुछ कवर हो जाने का, ठीक है। अगर और कुछ बचा होगा और कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल के साथ हम लोग अगेन आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।